नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड की मांडू विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीजेपी से इस्तीफे के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो हजारीबाग से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में इस बात की चर्चाएं हैं कि कांग्रेस और जेएमएम ने गीता कोड़ा और सीता सोरेन का बदला भारतीय जनता पार्टी से ले लिया है, लेकिन असल में इसे लोकसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि सालों साल एक पार्टी में रहते हुए जब चुनावों से ऐन वक्त पहले कोई नेता पार्टी बदलता है, फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गीता कोड़ा हो या सीता सोरेन हो या जयप्रकाश पटेल हो, ये लोग जनता के बीच कौन सी बात और विचार को लेकर जाते हैं। तो आज की चर्चा इसी पर जुड़ेंगे खास मेहमान, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। सियासत भी अजीब चीज है। कब कैसा कौन सा घटनाक्रम हो जाए कोई नहीं जानता। बीजेपी की मंगलवार को सीता सोरेन के आने की खुशी 24 घंटे भी नहीं टिक पाई और झारखंड बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री जेपी पटेल बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव और साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जयप्रकाश भाई पटेल ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने जेपी पटेल को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा भी मौजूद थे। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को कुर्मी समाज में एक बड़ा जनाधार वाला नेता मिल गया है। जेपी पटेल का हजारीबाग के अलावा गिरिडीह, धनबाद और रांची लोकसभा क्षेत्र में भी असर माना जाता है। उनके कांग्रेस में शामिल होने से इंडिया अलायंस को अन्य लोकसभा सीटों में भी काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। जो इनकी एक कसमकस थी कि मैं जिस विचारधारा से आता हूं शायद कहीं गलत जगह फंस गया हूं, और एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। और इस देश बेचने वाले और देश बचाने वाले की लड़ाई में हमें देश बचाने वाले के साथ रहना है। झारखंड में निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इनको लेकर जो आशा और भरोसा के साथ उन्होंने ज्वाइन कर हम लोग लिए हैं, इसका परिणाम हमें 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर ये देखने मिलेगा। इन बात को विश्वास करते हैं। आज एक ऐसा, मैं किसी को आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन ये सच्चाई है कि लास्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, समुचित झारखंड के एनडीए गठबंधन के 11 लोकसभा में हमने पूरा प्रचार किया और टेकलाल बाबू के जितने भी झारखंड में जानकार थे, उनके शुभेच्छु थे, अपने समाज के लोग, उनके चाहने वाले लोग के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया था। और उनके अलाय दल आजसू का भी मैंने प्रचार किया। परिस्थिति कुछ ऐसी थी, हमें लगा कि कुछ हमें झारखंड के लिए, लोगों के लिए, और हमारे पिता टेकलाल महतो जो झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी योद्धा थे, आज झारखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोजा जाए, राजनीतिक चर्चाएं अगर चलेंगे झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को, तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन के बाद तीसरे ये में टेकलाल महतो जी का नाम था। चुनाव का वक्त है और नेताओं का पार्टी में आना और जाना लगा रहेगा। कांग्रेस जहां इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जेपी पटेल के कांग्रेस में शामिल होने पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अगर वो डूबती नैया पर ही सवार होकर अपनी राजनीतिक कैरियर को डुबाना चाहते हैं, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि
पूरा देश मोदी मोदी कह रहा है और कांग्रेस नेस्तनाबूद होने के कगार पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। लोगों के आने जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जेपी पटेल जी को हमने बहुत कम समय में बहुत इज्जत दी। उनको सचेतक का महत्वपूर्ण पद दिया। उनकी गिनती जो होती थी वो एक अच्छे नेता के रूप में होती थी। उनका बहुत उज्जवल भविष्य था, लेकिन अगर वो डूबती नाव में सवार होना चाहे तो हम कैसे उनको रोक सकते हैं? हम उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं, पर शुभकामनाएं भी किस मन से दें? वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिस कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। देश पूरा मोदी मोदी कह रहा है और जेपी पटेल साहब कांग्रेस में शामिल हो गए। हमारी शुभकामनाएं साहब। अगर डूबती नाव में सवार होकर ही राजनीतिक रूप से डूबने की आपकी इच्छा थी तो उसे कोई बदल नहीं सकता। तो वहीं दूसरी तरफ मधुपुर से पूर्व विधायक राज पलिवार भी जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। मधुपुर में हुए उपचुनाव में राज पलिवार को बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया था। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से राजनीतिक लड़ाई के बाद राज पलिवार खुद को पार्टी में दरकिनार महसूस कर रहे हैं। ऐसे में उनके पास बीजेपी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन चुनाव के दौर में जनता बखूबी जानती है कि कौन सा नेता किधर कदम रखेगा और क्यों रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो झारखंड में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, वहीं इससे पहले कांग्रेस की गीता कोड़ा और जेएमएम की सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब सवाल यही है कि क्या गीता और सीता का बीजेपी में शामिल होने का बदला कांग्रेस ने ले लिया है? सवाल ये भी कि जिस तरह से ये नेता दल बदल रहे हैं, इससे जनता के बीच क्या कुछ विचार लेकर जाएंगे, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान आज जुड़ गए हैं। परिचय दे देती हूं। हमारे साथ जेबी तुबेद जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कमल ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और दीपक कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा बहुत बहुत स्वागत है कि आपने समय निकाला और इंडिया वॉइस के साथ जुड़े, कार्यक्रम का हिस्सा बने। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है जेपी तुबेद सर। सबसे पहला सवाल यह कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भले ही सीता और गीता को अपने कुनबे में कर लिया हो, अपने परिवार में शामिल कर लिया हो, लेकिन इसका जवाब कांग्रेस ने आपको दे दिया है। जेपी पटेल जो आपके विधायक हैं, उनको अपने साथ शामिल कर लिया है। सबसे पहले इस पर क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से ये तो अभी शुरुआत है, सामने ये भी आ रहा है कि आपके कई और जो नेता हैं वो कांग्रेस के संपर्क में है। राज पालीवाल भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है। पार्टी में हमने किसी को बुलाया नहीं। पार्टी, दूसरे पार्टी के नेता अगर हमारी पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हमारी पार्टी से जो लोग छोड़कर जाना चाहते हैं उनको हम केवल शुभकामनाएं दे सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टेकलाल जी, ये हमारे जेपी पटेल जी हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारी पार्टी में आए थे। हमने उन्हें पूरा सम्मान दिया, पार्टी के उपाध्यक्ष बने, पार्टी के सचेतक बने, इसीलिए पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी। अब नेता अपनी महत्वाकांक्षा से अगर उनका वो सिद्ध नहीं होता है तो वो दूसरी पार्टियों में जाते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? इसका जवाब तो जेपी पटेल जी को ही देना है। जी, लेकिन तुबेद जी, सिर्फ सेंध बीजेपी नहीं मार सकती, बल्कि बाकी जिस तरह से अभी अगर देखें तो कांग्रेस ने भी आपके नेताओं को लिया है। नहीं, सेंध मारने की बात कहा, मैं तो स्पष्ट किया ना कि हमारी पार्टी में लोग स्वेच्छा से आते हैं और किन्हीं कारणों से अगर उन्हें वो जो उनका लक्ष्य होता है उन्हें नहीं मिलता है तो पार्टी छोड़ करके भी जाते हैं। किसी एक व्यक्ति के छोड़ने से और न आने से, मैं आपको दोनों तरफ की बात कह रहा हूँ, न छोड़ने से और न आने से पार्टी का जो अस्तित्व है, पार्टी का जो कद है और पार्टी की जो लोकप्रियता है जनता के बीच, वो हमेशा बनी रहती है। और पार्टी की लोकप्रियता उसके नियमों, उनके कार्यक्रमों से, उनके नीतियों से चलती है। और जनता किसी भी पार्टी को अच्छा या बुरा
उनके नियमों और उनके जो विचार हैं उनसे प्रभावित होकर करती है, उनके नेतृत्व ठीक है, से ठीक है, मैं प्रभावित होकर सवाल ले करती लेती है। हूँ। ठीक है जी कमल जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार यही कहा जाता है कि नेता खुद हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। वो तो ये तक कहते हैं कि कांग्रेस डूबती नैया है, जो भी कांग्रेस के साथ जुड़ेगा वो डूब जाएगा। इस डर से लोग हमारे कुनबे में, हमारे परिवार में जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता शायद ये भूल जाते हैं कि इनके यहाँ निमंत्रण देने से कोई नहीं आता है। ये निमंत्रण नहीं देते, ये ईडी और सीबीआई को पीछे लगा देते हैं और उसके बाद लोग जो टूट जाते हैं इनके पार्टी में मिल जाते हैं। मैं तो सीता सोरेन गई हैं, मैं उनका कमल जी शायद आपका फोन म्यूट हो गया है, एक बार अनम्यूट कर दीजिए, आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है कमल जी, आपको एक बार फिर से जोड़ने का फिर से प्रयास करेंगे। हम रुक करेंगे, जो हमारे साथ दीपक कुमार जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दीपक जी, जिस तरह से झारखंड में अगर सियासी खेल देखा जाए, कोई जो दल बदल की जो राजनीति है वो पूरी तरह से जोर पकड़े हुए है, कोई कहीं जुड़ रहा है, कोई कहीं जुड़ रहा है, ऐसे में इसका फायदा किसको होता हुआ? सुप्रिया जी, इस अभी जो लोकसभा का चुनाव है और लगभग दोनों पार्टी के नेता जिनको लग रहा है कि जैसे बीजेपी के अभी जेपी पटेल और अभी बात चल रही है राज परिवार की, दोनों रघुवर दास की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और एक कद्दावर नेता रहे हैं। लेकिन अगर उनको लग रहा है कि भाजपा के अंदर मेरी नहीं बन पा रही है, मुझे नहीं देखा जा रहा है, मुझे दरकिनार किया जा रहा है, तो निश्चित है कि उनको कांग्रेस में मौका मिल रहा है तो वो कांग्रेस में आ रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता, हर नेता चाहता है वो विधायक से सांसद बने। और सबसे बड़ी बात है, जेबी तुबी जी यहाँ बैठे हुए हैं, अभी प्रतुल शाह पटेल का आपने चलाया, उनका प्रदेश प्रवक्ता है भाजपा के, कि हर तरफ मोदी मोदी हो रहा है। तो सवाल उठता है कि मोदी मोदी हो रहा है तो आखिर आपके कद्दावर विधायक और नेता क्यों भाजपा छोड़ के आ रहे कांग्रेस में? तो ऐसी कोई बात नहीं है सुप्रिया जी। सबसे बड़ी बात है कि सबको मौके की तलाश है, जिनका जहां पे गोटी सेट हो रहा है वो वहां जा रहे हैं और सबको यही डेमोक्रेसी भी है। और कोई भी पार्टी उड़ती हुई नैया नहीं है, ना ही कोई पार्टी डूबती हुई नैया है। ये सब राजनीतिक अपने अपने स्टैंड है। ठीक है, ठीक है दीपक जी, एक बार फिर से आऊंगे आपके पास, फिलहाल रुक करेंगे तुबिद जी का। तुबिद जी, सवाल यही कि अगर 10 सालों में इतना काम हुआ है मोदी सरकार के अंदर, इतना ज्यादा काम किया है, तो आखिर क्यों जोड़ तोड़ की राजनीति की जरूरत पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को? क्यों औरों के परिवारों को तोड़ा जा रहा है? क्यों औरों के दलों से नेता बुलाए जा रहे हैं? तुबिद जी, नहीं, ये तो आरोप बिल्कुल निराधार है। अभी जो बातें ये आ रही है कि भाई हम जोड़ तोड़ क्यों करेंगे, लेकिन तोड़फोड़ हो रही है ना तुबिद जी। चाहे महाराष्ट्र हो, अजित पवार को एनसीपी से तोड़ा, उसके बाद चाहे हम देखें जिस तरह से चिराग पासवान टूटे, उसके बाद जेडीयू से पहले वो लोग गठबंधन में थे, फिर जेडीयू को अपने पाले में किया, तो तोड़फोड़ तो हो रही है। अब सीता सोरेन आपके साथ है। नहीं, तोड़फोड़ की बात अभी दीपक जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। जब नेताओं का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा नहीं होता तो वो चले जाते हैं। इसमें जोड़ तोड़ की क्या बात है? हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं, वहां से इधर आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो सारे लोगों का स्वागत है और हम उनको यहाँ तोड़ने क्यों जाएंगे? हमारे पास आदमी की कमी नहीं, हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं, हमारे पास नेताओं की कमी नहीं, हमारे पास समर्थकों की कमी नहीं, हमारे पास जनता का पूरा समर्थन है। मैं उन्हें लेकर मैं क्या करूंगा? अगर आते हैं तो स्वागत है, बस इतना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसे जो कहती है, ये दावा करती है कि हमारे इतने कार्यकर्ता हैं, सबसे बड़ी पार्टी आज देश की, ऐसे में आखिर क्यों उसे छोटे छोटे दलों से या छोटे छोटे जो रीजनल पार्टीज हैं उनसे गठबंधन करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, वो तो देखिए ऐसा है ना कि हमारे जब एनडीए के वो सहयोगी हमारी पार्टियां हैं और वो आज की पार्टियां नहीं है। ये 2014 उसके पहले से भी हमारी वे संगठन की हमारी पार्टियां रही हैं। तो हम अगर उनके साथ कोई गठबंधन करते हैं, उनके साथ चुनाव में कोई अपना समीकरण लगाते हैं, तो इसमें क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है। देश में कौन ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसने अपना संगठन नहीं खड़ा किया हुआ है? दूसरी तरफ अब इंडिया अलायंस लीजिए, यूपीए के लोगों को देख लीजिए, हमारा जो एनडीए का अलायंस है वो तो करीब जो हमारे पहले था वो भी आज ही है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है।
ठीक है, कमल जी से जवाब ले लेती हूँ इस सवाल पर मैं। कमल जी, बीजेपी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर कोई नेता कांग्रेस को या किसी अन्य क्षेत्र दल को छोड़कर हमारे साथ जुड़ना चाहता है, मोदी के परिवार के साथ जुड़ना चाहता है, तो उसमें गलती क्या है? स्वागत हर किसी का है। सुप्रिया जी, ऐसा नहीं है। आप समझ लीजिए कि 2014 से लेके 2023 कमल जी, ऑडियो में कुछ दिक्कत है, आपको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम रुक कर लेते हैं दीपक जी का। दीपक जी, सवाल यही है, जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है तो आखिर क्यों और दलों से नेता जोड़े जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? रिया जी, सबसे बड़ी बात है कि इस बार मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है और ये बात मोदी जी भी जानते हैं कि अकेले बीजेपी अपने दम पर 400 सीट नहीं ला सकती है। इसलिए उन्होंने जो है 370 सीट खुद अपने खाते में लाने की घोषणा की है और रेस्ट सीट उन्होंने अपने एनडीए के जो गठबंधन अलायंस है उनको देने का काम किया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि रिया जी की सवाल 400 पार होना डिजिट बढ़ा देने से नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनपे कि केंद्र की सरकार को काम करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि ठीक है, हर सभी को एक दूसरे की पार्टी में जाने का अधिकार है, जो आप देख भी रहे हैं कैसा हो रहा है। और ठीक है, अगर मान लीजिए लंबे समय से कोई नेता किसी पार्टी में है और वो सांसद विधायक अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो दुख तो होता ही है। कांग्रेस को भी दुख हुआ जब गीता कोड़ा सांसद रहते हुए उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। सीता सोरेन झामुमो की विधायक होते हुए खुद सोरेन परिवार की एक बड़ी बहू है वो शिबू सोरेन परिवार की, तो चलिए दुख तो होता है। लेकिन वैसा ही दुख अभी भाजपा को भी हो रहा है। जब जेपी पटेल कांग्रेस में आ गए, राज परिवार के आने की बात हुई, दुख तो होता है। लेकिन इसको क्या कहा जा सकता है? ऐसा नहीं है। एक कहावत है रिया जी, एवरी ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। ऐसा नहीं कि भाजपा में सभी शामिल हो रहे हैं तो भाजपा बहुत ही अभी उनका समय है, एक अभी काम कर रही है, केंद्र में जनता को पसंद है तो चल रहा है। एक समय कांग्रेस का भी वही था। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर रिया जी, डेमोक्रेसी के अंदर डबल पार्टी सिस्टम होना बहुत ही जरूरी है। डेमोक्रेसी के अंदर सिंगल पार्टी से न तो कांग्रेस ने देश को बेहतर चला पाया, न आने वाले समय में बीजेपी चला पाएगी। तो एनआरकी दीपक जी, लेकिन जिस तरह से जो भी अन्य दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी का कहना है कि वो खुद से आ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख रहा है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस या अन्य दलों का ये आरोप लगाना कि ईडी के डर से लोग हमारे जो नेता हैं उनके पीछे ईडी लगाई जा रही है, सीबीआई लगाई जा रही है, अन्य एजेंसियां लगाई जा रही है, उस डर से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, क्या कांग्रेस का या अन्य दलों का यह आरोप लगाना ठीक है? रिया जी, मैं तो इस पे यही कहूंगा कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी। आपने देखा कि पिछले दिनों जिस तरह अंबा प्रसाद के घर पे उनके 17 ठिकानों पे ईडी ने छापेमारी की, अंबा प्रसाद ने कहा कि लगातार मुझ पे दबाव बन रहा था हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का, और उसके बाद मुझ पे दबाव बन रहा था कि चतरा लोकसभा सीट से लड़ा जाए, जब उन्होंने मना कर दिया तो ये दबावें तो बन रही थी। तो कहीं ना कहीं ये दबावें तो ऐसे ही तो कोई नहीं चले जाता है, कुछ ना कुछ कारण तो है। और ये बात अगर ऑफिशियली ना भी किया जाए प्रिया जी, तो आप भी समझते हैं कि अभी ईडी और सीबीआई और आईटी का क्या रोल हमारे देश में चल रहा है जी, और किस तरह से तोड़ने की कोशिश हो रही है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीजेपी पूरी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब बैठे हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस का इतिहास इस मामले में कैसा रहा है। ठीक है, 19-20 रहा हो, लेकिन सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल सबने अपनी सत्ता में रह करके कैसा किया है ये सभी जानते हैं, इतिहास का गवाह है। तो बीजेपी थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ के कर रही है सत्ता पाने के लिए, तो ये तो चलना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात रिया जी यह है, सरकारें किसी की भी हो, पार्टी कोई भी हो, अगर हम निष्पक्ष है, अगर हम ईमानदार है, तो कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच करने दिया जाए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन अगर हम गलत हैं तो फिर हमको कहना ही पड़ेगा कि विपक्ष का ये मामला है, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ।
कमल जी, सबसे पहले आपसे ये सवाल कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो आपके नेता हैं आप लोग उन्हें संभाल नहीं पा रहे, उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही क्योंकि आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उन्हें इज्जत दे पा रहे हैं, ना ही उनको कोई दर्जा दे पा रहे हैं, इसी वजह से जो नेता है वो अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ देख रहे हैं और इस वजह से उनके साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में फिर से बीजेपी आएगी। कमल जी, जवाब दीजिए। ऐसा है ना रिया जी कि पूरे देश में जहां जहां बीजेपी के सत्ता जहां जहां है वहां के किसी अधिकारी के घर भी ईडी और सीबीआई नहीं गया और विपक्ष का जितना राज्य है वहां गोल 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 सीबीआई और ईडी घूम रही। ऐसा नहीं है। देखिए, सीबीआई और ईडी निष्पक्ष पहले भी था, आज भी होता जी, लेकिन ये लोग की नीयत अच्छी नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि देश में हिटलर शाही रहे, जिसके चलते ये लोग सबके पीछे ईडी और सीबीआई लगाते हैं। जो टूट गया वो सीता सोरेन है, जो नहीं टूटा वो हेमंत सोरेन है। आज सीधा सा जान लीजिए, ठीक बात वरिष्ठ पत्रकार हैं बोल रहे हैं कि पार्टियां में आने जाने वाले का तांता लगा रहता है, लेकिन मैं बता देता हूं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है पुराने ना, वो दरी बिछाने के काम में आ रहे हैं। बाहर के नेताओं से इनकी काम चल रही है। आज के डेट में 80 से 85 सांसद जो हैं वो कांग्रेस से इनके दल में है। अब क्या बात ही करेंगे, इनका तोड़ना ही काम है। जवाब दीजिए। ठीक है तुबे जी, जवाब दीजिए। तुबे जी, जवाब। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को ये समझना चाहिए कि वो अपनी पार्टी में देखें क्या हो रहा है। हमारी पार्टी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक ईडी और सीबीआई का सवाल है, आप भारतवर्ष में अब तक जितने भी केस हुए हैं ईडी के, अगर आप यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में हुआ है, आप एक भी उदाहरण दीजिए जिसमें ईडी का मामला दायर हुआ हो, जांच हुई हो और न्यायालय ने उनको बेल दिया हो। एक भी मामला बताइए, एक भी मामला बताइए। मेरा कहना है, एक भी मामला बताइए जिसमें न्यायालय ने इनको बेल दिया हो। अगर यही आरोप है कि हम पूरे केस को फंसा रहे हैं या पीछा कर रहे हैं, तो आप इनको न्यायालय ही ना, हम अगर गलत काम कर रहे हैं तो न्यायालय हम इनको न्याय देगा। न्याय दे इनको। अगर हमने कहा है और हमको न्यायालय कहे कि आप गलत कर रहे हैं, किसी एक भी मामले में न्यायालय ने ये बात नहीं कही है। तो जी पहले जी, तो मेरा कहना है रिया जी जी कि जो प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ का एलिगेशन अजीत पवार पर लगाते हैं, क्या उनके पीछे ईडी अभी जा रही है? नांदेड़ में जो आदमी बोलता है कि अपनी पत्नी, अपनी साली, अपनी सबको संपत्ति दे रहे हैं, अशोक चौहान जी के पीछे क्या ईडी गई अभी तक? देखिए, ये लोग का नियत यही है, ये लोग का नियत ही गलत है। जी, तुबित जी से जवाब ले लेती हूँ। तुबित जी, जिस तरह से अभी कांग्रेस प्रवक्ता कमल ठाकुर जी ने भी कहा कि नेता जो है आप लोगों के साथ इसलिए जुड़ते हैं ताकि वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर उनके दाग धुल जाए। पहले अजित पवार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी भ्रष्टाचार के, अब जब से वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गए हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है, तब से उन पर ईडी उनके पीछे नहीं है। साथ ही आप लोगों के जो नेता है उनके पीछे ईडी नहीं जाती, लेकिन जोर शोर से बहुत हल्ला मचता है जब विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी पहुंचती है। देखिए, ये बिल्कुल वहम है। जिन भी मामलों में केसेस होते हैं, जब केस दायर हो गए तो ये न्यायालय का विषय है। इन्वेस्टिगेशन हमें कब तक कंप्लीट करना है या नहीं करना है, इसका एक टाइम फ्रेम होता है। उस टाइम फ्रेम में न्यायालय इनसे हमेशा पूछती है कि आपके इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेज है। और ये कहना कि वो धुल गए या वो बच के निकल गए, ये ऐसी बात नहीं है। ये जनता में ये इन बातों को लगातार कहकर ये कहा जाता है कि भाई जो बीजेपी के पाले में आया उन पर से आरोप हट गया। ये बिल्कुल गलत है और इस पर तो मतलब इसका कोई आधार ही नहीं है ना। लीगल पोजीशन क्या है? लीगल पोजीशन यही है कि जिन पर भी केस दर्ज हुए हैं, ये आज नहीं तो कल इनको न्यायालय में जाकर के अपनी बात कहनी होगी। न्यायालय इस पर अपना संज्ञान ले चुका है और इनको न्यायालय के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, हमारे पुलिस के ऑफिसर, उनको तो इन्वेस्टिगेशन करके इनको सबमिट करना ही है। ये कैसे कह गए कि हमारे साथ आ गए तो कल ये केस से बच गए? ये केस से कोई नहीं बचे हैं आज तक। अरे मैं बोल रहा हूँ सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ कि हेमंत बिश्व शर्मा पर आपने बुकलेट जारी किया था। ठीक है, बुकलेट जारी किया। ईडी जा रही है,
नहीं आप ये जाने जवाब की बात दीजिए नहीं है कि ना। अरे वो तो उनके पीछे इन्वेस्टिगेशन ईडी जा होकर रही है न्यायालय क्या? में देना है उनको। जो पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनको तो न्यायालय में देना है, और वो न्यायालय का अरे विषय है। न्यायालय में आप ही, अब देखिए क्या है नहीं ना, हम क्यों आप ही हमारी पार्टी पार्टी की तरफ से कोई नहीं वकील कहता, हैं, सरकार की तरफ से कोई नहीं कहता कि आप मत आपकी जाइए। नियत जो है वो ठीक नहीं है। मैं कहता नहीं हूं नियत कि तो क्या हेमंत, नियत तो आपकी थी जब आपने इमरजेंसी में लाखों लोगों को अंदर कर दिया था। अरे नियत वो थी क्या? तो घोषित थी ना। नहीं नियत की बात नहीं है। इमरजेंसी है इस देश में। आपकी नियत के बारे में आप घोषित इमरजेंसी लगाए हुए हैं। कांग्रेस को विपक्ष के नेताओं को परेशान करना आपकी पहली प्राथमिकता है। सर्टिफिकेट देने का आप कोई अजीत पवार के पीछे कब ईडी चाहे वो भेजेंगे? भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे आप वो हेमंत बिश्व शर्मा के पीछे कब ईडी भेजेंगे? प्रताड़ित करने का विषय हो, आप चाहे अशोक राजनीतिक चौहान, को शिवराज उनको सिंह जेल भेजने का चौहान, विषय हो, ललित मोदी, अरे भारतीय जनता पार्टी को ठीक है। जोर से चंदा लेने वाले लोग क्या बात ठीक है करेंगे? कमल जी। पेट्रोल बॉन्ड पर आपका ठीक है कमल जी। 6,000 करोड़। ठीक है, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं कमल जी, एक फाइनल कमेंट दीपक कुमार जी से। चंदा लेने वाले लोग हैं पुलवामा घटना के बाद। ठीक है कमल जी, माफी चाहूंगी, वक्त की थोड़ी कमी है। दीपक जी एक फाइनल कमेंट। हाँ बोला जा रिया जी। दीपक जी एक फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट यही रिया जी रहेगा कि अभी चुनावी लोकसभा का ये दौर है और जितने भी विधायक है और जो सांसद है जिनका पार्टी में टिकट कट रहा है, उनको लग रहा है कि दूसरी पार्टी में हमारा चांसेज है, तो ये झारखंड की राजनीति में तो हो ही रहा है। 4 एविडेंस तो आपके सामने आ चुके हैं और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में और भी अदल बदल कार्यक्रम चलता रहेगा और ये हमें देखने के लिए मिलेगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे ये पता चलता है किसी भी पार्टी की कोई उतनी स्ट्रांग आइडियोलॉजी नहीं है और अब राजनीति एक अवसरवादिता बन के रह गई है। ठीक है, तुबित जी, कमल जी और दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। वहीं जिस तरह से बात की जाए, लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो छोटे छोटे राज्यों में जो रीजनल पार्टीज है उनके साथ गठबंधन किया जा रहा है, उन्हें अपने कुनबे में जोड़ा जा रहा है। अब सवाल यही कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रीजनल पार्टीज के साथ गठबंधन कर रही है, अपने परिवार के साथ उन्हें जोड़ रही है, क्या इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना होगा, ये देखने वाली चीज होगी। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।